हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विज्ञान का टॉपिक लेकर आए हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे हम लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन के आंसर क्या है और हमें नोट्स के रूप में कैसे तैयारी करना है, तो उसके लिए हम आपके लिए यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 45, बुक के पेज नंबर 45 पर प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है, ऐसी धातु का नाम है मरकरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? तो इसका आंसर है लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? तो सबसे अच्छी चालक ऊष्मा की सिल्वर तथा कॉपर होती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? लीड और मरकरी ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आघातवर्ध्य तथा तन्य का क्या अर्थ है? आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आघातवर्धनीयता की परिभाषा दी गई है। धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाने की क्रिया को आघातवर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके आंसर इस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहला नंबर है भाप के साथ आयरन, सेकंड है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो इसका आंसर है फर्स्ट का कि लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करता है। रासायनिक रूप में इसे लिखते हैं 2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2। एल्यूमिनियम के 2 परमाणु और H2O के 3 परमाणु में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया धीमी गति से करता है तो उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती है। रासायनिक रूप में देखेंगे कि जब कैल्शियम की जल से क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया तेज गति से करता है, यह अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्मा क्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। तो इसका रासायनिक समीकरण के रूप में देखेंगे, पोटेशियम 2 के 2 अणु हैं और जल से रासायनिक क्रिया करता है तो 2K + 2H2O। रासायनिक क्रिया के दौरान 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर टेबल बनाया गया है। पहले नंबर कॉलम A, B, C, D धातु दी गई है, दूसरे में आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट ये कौन क्रिया करके बताया गया है। तो सबसे पहले इसका पहले नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है?
तो इसका सही आंसर है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बी नंबर की है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। इसका आंसर है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी जिससे बी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देगी। नेक्स्ट है, ए बी सी को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बी आता है, फिर उसके बाद ए, फिर सी, फिर डी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चौथे नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया से लिखिए। इसका आंसर है, धातु जब तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। रासायनिक समीकरण में Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। इसका सही आंसर है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक विलयन में से लौह तत्व को विस्थापित कर देता है। रासायनिक समीकरण है Zn + FeSO4, रासायनिक क्रिया करके ZnSO4 + Fe बनता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 54, इस पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसे बांटा गया है 2, 8, 1 में। तो सबसे पहले पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इस प्रकार सोडियम की संरचना तैयार होती है। नेक्स्ट संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, 8 और 6। तो सबसे पहले पहली कक्षा में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहली कक्षा में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इसकी संरचना बनाते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सोडियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम की तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो यहाँ पर Na2O और MgO के रासायनिक समीकरण बताया गया है कि वो किस प्रकार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इन यौगिकों में से कौन से आयन उपस्थित हैं। तो इन यौगिकों में मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है, इसलिए इसके ऊपर +2 धनात्मक चार्ज है। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है और सोडियम पर +1 आयन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों। तो इसका सही आंसर है, आयनिक यौगिकों का गलनांक इसलिए उच्च होता है कि इसके मजबूत अंतः आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 59। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। सबसे पहला है खनिज। खनिज को परिभाषित किया गया है, पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। सेकंड है अयस्क, वे खनिज
जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। गैंग की परिभाषा है पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत आदि को गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी दो धातुओं के नाम है सोना और प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है बहुत कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने से अलग हो सकते हैं। जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। मध्यम क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। जब हम जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु उपचयित हो जाती है। रासायनिक समीकरण है ZnO+C। तो रासायनिक क्रिया में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अति क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 61 पर, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। जिंक ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम को विस्थापित कर देता है और कॉपर से क्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया नहीं करता, मैग्नीशियम से अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर से भी अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर ऑक्साइड विस्थापन अभिक्रिया होती है जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया करता है, कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है। तो इसका आंसर है सोना और प्लेटिनम आसानी से संचारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्रातु क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रातु कहते हैं, जैसे तांबा, जस्ता आदि। इस प्रकार अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके आंसर हम तैयार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।